बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आप फ्रेश होंगे और चाय आपको मिल गई होगी। मेरी चाय आ गई सुबह सुबह। मैं जब चाय की बात करें समझे मेरी चाय आ गई है, और जब मैं चाय की बात ना करूँ उसका मतलब मेरी चाय नहीं आई। चाय बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को नहीं कह रही। जो नहीं चाय पीते बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज यूजुअल हम प्रोग्राम के आगाज़ में जिन पे बात करते हैं। जो सानिया गुल प्लाज़ा है उसके बाद बहुत एक डिबेट छिड़ी, बहुत सारी बातें हुई। इवन हमने अपने शो के ऊपर बड़ी बैक टू बैक डिस्कशंस की कि जो बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्यों नहीं लिए गए। गुल प्लाज़ा जैसे सेंटर्स के अलावा भी पंजाब में अगर बात की जाए तो बड़े प्लाज़ाज हों, मार्केट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, उससे मुतालिक फ़ायर सेफ्टी जो इब्तदाई सर्वे हुकूमत को पेश कर दिया गया, जिसने सूबे भर में जो हिफाजती इकदाम हैं उनके हवाले से बहुत अलार्मिंग फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए हैं। पंजाब एमरजेंसी एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक 2214 जो इमारतों के सर्वे में 1722 जो इमारतें हैं उनको डी कैटेगरी में शामिल किया गया, जहाँ पे फायर अलार्म हो, स्प्रिंकल सिस्टम हो, एमरजेंसी एग्जिट्स हों, जैसे बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं है। लाहौर को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शहर करार दिया गया है, जहाँ पर 682 इमारतें डी ग्रेड जबकि 13 इमारतें मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। हुकाम के मुताबिक जी कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद जो है पंजाब भर में फायर सेफ्टी चेक्स मजीद सख्त किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने भी सूबे की तमाम जो इमारतें हैं उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम्स हों, उनके मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। अच्छा जी, फायर सेफ्टी जो चेक्स हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसको सख्त करने का दावा तो किया गया है, मगर जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो ये सवालात उठा रही हैं कि क्या हम किसी बड़े हादसे खुदा न खास्ता के मुंतज़िर हैं कि या वाकई हमने जो पेशगी हिफाजती इंतज़ामात हैं वो किए हैं या हम उसको करने पे गौर कर रहे हैं। और मेरा सवाल चाहे वो गुल प्लाज़ा जैसी इमारत के अंदर आतिशज़दगी का हो, या हमने अभी रिसेंटली लाहौर के एक निजी जो होटल है उसके अंदर आतिशज़दगी का वाक़या देखा, ये सारे वो वाक़यात हैं जिसमें क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये अब बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, जब इन पे परमिशंस होती हैं, जब मुख्तलिफ इदारे इस पे इन्वॉल्व होते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन होगी, ये इतने बड़े बड़े पैमाने के ऊपर प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाता है और ये सब इन बेसिक हिफाजती इक़दामात के की गैर मौजूदगी में या उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की सूरत में खड़ी हो जाती हैं, ऑपरेट होती हैं, लोग यहाँ पे काम करते हैं, लोग रहते हैं। कैसे, मतलब तब ये कहाँ पे क्यों नहीं होती, इस पे आज हमने बात करनी है। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दीबा शहनाज साहिबा मौजूद है, हेड कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाइन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीबा साहिबा, सबसे पहले तो हमें आप बताइएगा, जैसे अभी मैंने एक सर्वे रिपोर्ट का भी जिक्र किया, आप पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली हम बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स देखते हैं जो बड़े पैमाने के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं और ऐसे वाक़यात हुए हैं। हमारे जो बेसिक्स प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं या बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्या है स्टैंडर्ड, और हम फॉलो करते हैं या नहीं? अच्छा, सबसे पहले तो गुल प्लाज़ा में जो ये सानिया हुआ उसके जितने भी लोग उसमें शहीद हुए उन सब के साथ इज़हार हमदर्दी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और सबको महफूज रखे। और उसके बाद ये कि क्या होना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं भी इतने दिन से सुन रही हूँ। बीइंग प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड फ्राम लास्ट 2 decades, पहले तो आप ये तसल्ली कर लें कि इतना आपको परेशान पंजाब में होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाक़यात सिंक हैं एक दूसरे सीढ़ी से, इसका एक चेन है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जिसमें फ़ायर सेफ्टी के इंतज़ामात हों, साथ ही पैरेलल आपके पास एमरजेंसी सर्विसेज हों जिनकी ये कैपेसिटी हो, हाई राइज बिल्डिंग में एंट्री कर सकें, उसमें से लोगों को निकाल सकें। आप हफीज़ सेंटर की आग ले लें, आप बाकी लाहौर की इंसिडेंट देखें, और रिस्पॉन्स टाइम हमारा कितना है उसमें 5 से 7 मिनट और 8 मिनट मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें जो होना भी ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ है कि बिल्डिंग के अंदर जो सेफ्टी आलात हैं अगर वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ मैं देख रही हूँ कि हैज़र्डस है,
यानी फायर इंसिडेंट हो तो आपके पास क्या है, आप क्या करेंगी? आप सारे मौजूद हैं लेकिन आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम नहीं है या मेंबर नहीं है, तो उन बिल्डिंग के आलात का भी आपने क्या करना है? बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पंजाब इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रिपेयर्ड है कि पंजाब आपने देखा होगा पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशंस 2022 हुए नोटिफाई, और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ें करने की एफर्ट्स पंजाब हुकूमत पहले से कर रही है। ठीक है। और ये जो सर्वे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ही कंडक्ट कराया हुआ है, और ये मैडम चीफ मिनिस्टर की हदायत पर हम पहले से इस पे वर्किंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में गुल प्लाज़ा का इंसिडेंट हुआ और एकदम से हाइप क्रिएट हुई, और फिर ये 2-3 दिन पहले भी एक मीटिंग हो गई और लोग बहुत विजिलेंट हो गए, बिल्डिंग ओनर्स, और एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई। अदरवाइज़ इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ये जो सर्वे है 2200 से ज़ायद की बिल्डिंग जो 50 फुट एंड अबव हैं, उनका कंडक्ट कर के उनकी कैटेगराइजेशन कर चुके थे, और उन कैटेगराइजेशन में भी थोड़ा सा मुझे फ़ील होता है टीवी प्रोग्राम्स को देख के कि हम उसको मिसकॉन्सेप्ट करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैटेगराइजेशन है ABCD। मैंने अभी एक स्लाइड भी शेयर की है, अगर हमारे वो दिखा दे कि जो ग्रेडिंग है इसकी A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है। तो D कैटेगरी इतनी बुरी भी नहीं है। D कैटेगरी में आपकी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है, और एक और चीज़ स्टेयर्स वहाँ पे मौजूद है। ये 3 चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। वो D कैटेगरी की बिल्डिंग हमने डिक्लेयर की हैं। उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, C में लाया जा सकता है, C से B और B से A में। लेकिन अनसेफ बिल्डिंग पंजाब में सिर्फ 14 डिक्लेयर हुई हैं, और उन 14 में से भी ज़्यादातर लाहौर में है, जिस पे मैडम ने बड़ा क्विक एक्शन करवा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि वासा की लाइन बिछ रही है, एक्सटर्नल हाइड्रेंट लग रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि इमरजेंसी सर्विसेज तो पहुंच जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचने के बाद वहां पे पानी की एक्सेस नहीं होती, उसके लिए गाड़ियों को वापस रीफिलिंग के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने अभी जो डिसीजन लिया है वो बड़ा वाइब्रेंट डिसीजन है। अगर आपने परसों की उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है कमिश्नर्स और DC से सुनी हो, इवन के उसमें उन्होंने ना सिर्फ वो कहा कि दिस इज़ नॉट फैंसी शो, बिल्कुल सही, कि वंस आपने लगा दिया और फिर मसला हो। और पहले भी मैं एक चीज़ हुकूमत पंजाब को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जो इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई हैं उसकी वजह से रेस्क्यूअर्स की जो व्हीकल्स पहुंचनी होती हैं इंसिडेंट साइट पे, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। हाँ, क्योंकि हमने शालम मार्केट में देखा एक्सेस, यू नो, गखड़ प्लाजा का सानहा हुआ था, 13 फायर फाइटर शहीद हो गए थे। हमने शालम मार्केट में देखा है, यहाँ पे लाहौर में देख लें। ये होता ही है कि हम तो पहुंच जाते हैं, जान भी हथेली पे रखते हैं, SCBA सिलेंडर्स मौजूद हैं, APR मास्क हैं, हम पहन के एंट्री करते हैं, और हम अपनी जानों की परवाह नहीं करते। हिस्ट्री 1122 की शहोदा से भरी पड़ी है। लेकिन मसला ये है कि जब मैं इस बिल्डिंग में, जिसका मेरे साथ ताल्लुक ये है कि एक TV चैनल की बिल्डिंग है, और अगर ये 50 फीट एंड अबव है और यहाँ पे मैं एक्सेस हम लोग करें, तो जो आपके दाखिली रास्ते हैं, जो आपके एग्जिट्स हैं, वो बंद हैं, इन ब्रोकन फर्नीचर और चीज़ों से भरे पड़े हैं। तो वहाँ पे फायर फाइटर या इमरजेंसी सर्विसेज ने क्या करना है? दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के आलात मौजूद होते हैं, इंटरनल हाइड्रेंट सिस्टम। सॉरी, मैं आपको दीवा साहिबा इंटरप्ट करी हूँ। यहाँ पे हमारा पर्पस रेस्क्यू 112 की क्रेडिबिलिटी पे बात करना नहीं है। हम लोग आपके बिल्कुल उस चीज़ को रिगार्ड भी करते हैं और आपके एफर्ट्स को सराहते भी है, बट मेरा पॉइंट उन्हीं बिल्डिंग्स के ऊपर है। और जिस तरह आप हमारी बिल्डिंग की बात करेंगे, इस तरह कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। आपके लिए भी चैलेंज है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए भी। मैं ये कह रही हूँ कि सेफ्टी जो जिम्मेदारी होती है वो सबकी होती है। बिल्कुल, एक जो रहता है, जिस बिल्डिंग में जाता है, वो वेदर स्टूडेंट है या टीचर है एक स्कूल के अंदर, वो वेदर एक हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर
काम करने वाला एक सेल्समैन है या ओनर है, वो अलग बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ओनर पे होती है क्योंकि बिल्डिंग उसने बनाई है। लेकिन बीइंग सिटीजन भी हमें देखना चाहिए जब हम किसी भी हाई राइज बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल में जाते हैं इवन, कि क्या में अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो निकलने का रास्ता है। आपको स्टेट लाइफ बिल्डिंग का कराची में या आई थिंक स्टेट लाइफ की थी, जहाँ पे एक बंदे ने, सारे लोग निकल गए थे, वो उस दिन फर्स्ट डे इंटरव्यू करने गए थे और वहाँ पे उस फायर का इंसिडेंट हुआ, उसने जंप किया था और गिर गया था और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। आप ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिससे हम ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं कि जब आपके निशानात लगे होते हैं, साइन लगे होते हैं कि ये एग्जिट का रास्ता है, वो एरो का एक होता है कि इस तरफ से बाहर जाना है, वो होता क्या है, वो अंधेरा हो जाए, इधर डार्कनेस की वजह से नजर आते हैं, इल्यूमिनेटेड होते हैं, विजिबल होते हैं, आप उसको फॉलो करते हुए बाहर जाते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं कि एक बिल्डिंग ओनर जो है शुड, जहाँ पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, आई रिक्वेस्ट दैम कि प्लीज़ ये जो छोटे छोटे मेजर्स हैं जिन बाकी 14 बिल्डिंग में रहते हैं उसमें भी करें। और हाँ, तंग जो गलियाँ हैं और छोटी दुकानें हैं, इवन 50 फुट की नहीं है तब भी वहाँ पे डेंजरस है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपने घर के अंदर फायर बिल्डिंग के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा लें। आपके बच्चे और आप लोग ट्रेंड हों, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो ट्रेंड हों। अच्छा, ये वाली बात अब मैं आपसे करना चाहूँगी दिव्या साहब, आपने खुद कहा कि ठीक है किसी ने बेसिक इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता ही नहीं उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इवन हम सिटीजन्स को नहीं पता। और उसमें उस दिन हमारे पास एक गेस्ट भी आए थे और वो आपके इदारे की तारीफ भी कर रहे थे कि आप लोग स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, इवन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके भी लोगों को ये ट्रेनिंग्स देते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करें कि हम बेसिक इक्विपमेंट हमारे बच्चों को चलाना तो आए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज आई एम एक्चुअली हेडिंग द दिस विंग, कम्युनिटी सेफ्टी, राइट। और सिंस स्टार्ट जो कम्युनिटी सेफ्टी के साथ इंफॉर्मेशन का लिंक है, मैं यही फील करती हूँ कि सम टाइम हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ये स्कूल लेवल से ही हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और हम तो अपनी एफर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम सफ़रर्स हैं, हमने इसमें अपनी जानें दी हुई हैं, हम जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत कंसर्न होते हैं कि जब क्रिटिसिज्म हम पे आना है और जब हम ट्रेंड हैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हम बचाना चाहते हैं ज़िंदगियाँ, तो ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे बच्चों के अंदर या आपके अंदर, आप देखें कितना महंगा ड्रेस पहन लेंगी, लेकिन आपने अपने घर के किचन में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा होगा। आई डू बिलीव आपने कितनी अच्छी कार रखी होगी, लेकिन उसके अंदर छोटा फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें, आप डेकोर की बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उसके एजेस होते हैं, और वो आप ये नहीं सोचती हैं कि ज़लज़ला आएगा, ये जब हिलेगी बिल्डिंग, शेक होगी, तो ये कांच की सूरत गिरेगा और मेरे घर के बच्चे, मेरे और हम सब के लिए नुकसानदेह होगा। ये सेफ्टी एक कल्चर है जो यहाँ पे होता है। बिल्कुल। ये जो हुकूमतें होती हैं वो कवानीन बनाकर इसको सेंसिटाइज करती हैं, करिकुलम का हिस्सा बनाती हैं, नेशंस बिल्ड होती हैं इसके ऊपर। और जापान में जो मैंने देखा था, इट इज़, मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं कैसे वो लोग मौज़ब हैं, कैसे हम जैसे इंसान हैं, हाउ दे आर डूइंग लाइक दिस, कि हर चीज़ के अंदर सेफ्टी है, बिकॉज उनके स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चलती है स्कूल से ही, उन चीज़ों का वो हिस्सा है। सेफ्टी के हवाले से सेंसिटाइज किया जाता है, उनको बार बार बताया जाता है कि इस तरह से अगर कोई इमरजेंसी हो तो आपने असेंबली एरिया में कैसे जाना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमने लाइफ सेवर प्रोग्राम शुरू किया, इमरजेंसी एवैक्यूएशन ड्रिल्स कराई, हम रेस्क्यू स्काउट्स को रजिस्टर्ड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि एक नेशन बिल्डिंग हो। और तीसरा, हम ना कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स बनाते हैं। हर पंजाब की हर यूनियन कौंसिल में हमारी रेस्क्यू स्काउट्स पे मुश्तमिल कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौजूद है, जो इनिशियली उस कम्युनिटी में हमारी हेल्प करती है, बताती है, सेफ्टी सर्वे करती है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करती है। आप जिस कॉलोनी में
कहती हैं जितनी आपकी बात मानी जाएगी आपके नेबर, उतनी दूसरे किसी को नहीं बिल्कुल मानेगी। तो ऐसे। वी वांट कि वो जो सर्ट्स हैं हमारी, वही प्रिवेंशन में हमारा साथ देती हैं, और फिर प्रोफेशनल्स आते हैं कि वो बिल्डिंग्स को चेक बिल्कुल करते हैं और ठीक वो है। सारी चीज़ें करते हैं। एक जो मैं ज़रूर, आपके सवाल please। से रिक्वेस्ट है, और ऑलरेडी गवर्नमेंट में हमने समरी भी भेजी है मैडम चीफ मिनिस्टर को, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी आए थे हमारे वॉलंटियर के इवेंट में, और उन्होंने देखा कि कितना अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने भी कमिटमेंट की है, वो काम जितना स्पीड अप हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैडम की तरफ से भी बड़ा वॉलंटियरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है यूथ में। अगर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाए, लाइफ सेवर प्रोग्राम और रेस्क्यू स्काउट स्कूल के लेवल पे, रेस्क्यू 1, 1, 2 तो ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों को एक एज मिलेगा कि ये करने से मैं एक सिविलाइज सिटीजन बनूंगा। बिल्कुल। और कॉलेज लेवल पे अगर हम उसको, या यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको क्रेडिट आवर्स दे दें, एनसीसी की तर्ज पे हम उसको कुछ नंबर दे दें, तो हर बच्चा ये चाहेगा कि मैं ये करूं। और ये वॉलंटियर वर्क दुनिया भर में बड़ा इनकरेज होता है, दुनिया भर में, और ये रेस्क्यू सेफ्टी के एक कल्चर को फरोग देगा। ये अपने एरिया के लिए आइज एंड ईयर्स के तौर पे काम करेंगे। हर चीज़ हम पैसे दे के एम्प्लॉय रख के नहीं कर सकते, कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। अच्छा सॉरी दीबा साहिबा, मेरे पास वक्त कम है, बट अभी एक और अफसोसनाक वाक़या जिसमें आप लोगों की ही टीम इस हवाले से रेस्क्यू कर रही है। ये खातून और उनकी 9 माह की बच्ची सीवरेज लाइन में गिर गई थी, और रेस्क्यू की जानिब से ये सारा वाक़या जब पेश आया, वो विजिट करने के लिए आए हुए थे। मैं चाहूँगी इस रेस्क्यू कार्रवाई के हवाले से भी अगर आप हमें कुछ ब्रीफ कर सकें। हाँ जी, ये वाक़या जब रात को पेश आया तो हमारे ये बड़ा सीवरेज लाइन में जो रेस्क्यूअर्स उतरते हैं, कभी आप इमेजिन करके देखें कि आप नालों में कैसे उतरेंगे। एंड दे आर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पीपल। ऐसे नहीं होता कि ये मतलब कोई रूटीन में कोई इस तरह का काम करते हैं, बट उन्होंने प्रॉपर अपना वो करके उस सीवरेज लाइन में सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतर के कई किलोमीटर तक रात भर वो ऑपरेशन करते रहे हैं। और अभी जो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके उनको खातून की लाश सिर्फ मिली है, बच्ची की ताहाल नहीं मिल सकी। सबसे गुजारिश है, हर चीज़ के अंदर सेफ्टी का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन रोड, देखें आप कि आपके बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उन्होंने हेलमेट पहनी है कि नहीं पहनी है। आपका बच्चा जो बाइक चला रहा है उसके साइड मिरर हैं कि नहीं है। वो उतार के घर में रखे होते हैं, कहते हैं चोरी हो जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे सर्वेज़ और चीज़ें की हैं। तो जिस वक्त किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, एक वाक़या लाहौर में बहुत पहले हुआ था कि इसी तरह कोई दरबार में या कहीं गया था और पीछे घर बंद करके बच्चे सोए हुए थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम, पीछे डेथ्स हो गई थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ऐसे तमाम चीज़ों में विजिलेंट रहें। दरबार में जाएं या जहाँ पे भी जाएं, आप इमीडिएटली ये केयर करें कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, बच्चे आपके साथ हैं तो आप क्या, अगर कोई इसमें तो डेफिनेटली इंक्वायरी और सारी चीज़ें चल रही हैं। पुलिस का महकमा भी एक्टिवली से हमारे साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है किसी और हवाले से, तो मैं फिर ये कहूँगी कि इंसान के अंदर जो सेफ्टी का एलिमेंट, आप चल रहे होते हैं, आप मॉल्स में नोट करें, बच्चा हाथ छोड़ के चल रहा होता है, माँ कपड़े देख रही होती है, तो ये सारी चीज़ें मेरा ये आपको कल्चर का हिस्सा बनाना है। थैंक यू वेरी मच दीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। दीबा शहनाज हमारे साथ मौजूद थी जी, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, ये कल्चर हमें डेवलप करना होगा। हम हर चीज़ हर एक के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें खुद से भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते इस चीज़ को साबित भी करना है और कोशिश भी करनी है। रेस्क्यू वाले अपना काम बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं, हमारी कोऑपरेशन होना भी बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए। ये स्टोरी सुनकर और कल जब इस पर बात हुई थी, मैं खुद परेशान हुई हूँ, क्योंकि जब आई रिमेंबर मैंने पढ़ना था या मैं पढ़ रही थी तो MBBS में एडमिशन एक ख्वाब होता था, और उसके लिए सोचना पड़ता था कि आपको ज़िंदगी से कट कर आपको सिर्फ पढ़ना है ताकि आप उस मेरिट पे पूरा उतर सकें, जो कि मेरिट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। इस साल मेडिकल कॉलेजेस में जी दाखिलों का रुझान एक बड़ा गैर मामूली और तशवीशनाक चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। जहां माजी में हम बात करें MBBS का दाखिला 95% से कम पर मुमकिन नहीं समझा जाता था, वहीं अब मेरिट
कम होकर तकरीबन 60% के अराउंड आ चुका है। और इसके बावजूद मुल्क भर में जो दर्जनों मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स खाली हैं। ये सूरत हाल कहीं पे शायद वालिदैन या तलबा के बदलते हुए फैसलों को रिप्रेजेंट करी है, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या महज डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए जो हमारा तालीमी मयार है उस पर समझौता किया जा सकता है, और अगर अहल जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो दस्तयाब नहीं हैं, तो क्या हमारी जो सीट्स खाली हैं उनको मरीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और आपका जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदाराना फ़ैसला नहीं है? आज हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों हुआ है। दो के विद टाइम लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, डॉक्टर इंजीनियर से बढ़कर भी लोग अब कुछ और भी करना चाहते हैं, बट स्टिल क्या वजूहात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की, जैसे मैंने खुद भी कहा कि बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता था। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर हमारे साथ मौजूद है, प्रो वाइस चांसलर हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। बहुत शुक्रिया जी अर्मला, थैंक यू। प्रोफेसर, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, पहले मैंने जैसे अपना भी रेफरेंस दिया कि ज़िंदगी मौत का मसला होता था कि आपने MBBS में एडमिशन लेना है, इतने हाई मेरिट्स हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो ख्वाब होता था। ये मेरिट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आप ज़रा हमें बताइएगा। अच्छा देखिए, चीज़ें ना इतनी सिंपल नहीं है जिस तरह से वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो हाइप आजकल क्रिएट हुई है ना, चीज़ें कुछ उसमें हकीकतें भी हैं और कुछ उसमें चीज़ें एग्जैजरेटेड भी हैं। बिल्कुल सही। देखें, तबीब का जो रोल है ना वो हिस्ट्री में शुरू से लेके जब ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री में देखें आप तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अच्छा, आज तक पाकिस्तान में एक दौर था कि डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में कहा जाता था कि जी अगर आपकी एडमिशन हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी लाइफ बन गई, सॉर्टेड है आप। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, कोई 7-8 साल पहले, 10 साल पहले UET का शुरू हुआ, एक वो बैकलैश आना शुरू हुआ और एडमिशन्स रिड्यूस होते 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 बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बंद हो गए। बिल्कुल। UET जैसे इदारे में, बाकी छोटे इदारों की तो हम बात ही नहीं करते ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर ग्रेजुअली अब ये शिफ्ट्स आ रही हैं। अच्छा, अब वो शिफ्ट्स आते आते अब अल्टीमेटली मेडिकल पे भी वही शिफ्ट अब वो आ रही है, और उस शिफ्ट के मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है कि जी एडमिशन्स कम हो गए और 60% पे आ गए, हमें देखना पड़ेगा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रेंड्स पे हम बाद में आते हैं। हम पहले बात ये करते हैं कि अभी पंजाब में 50,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया MD कैट के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर 50,000 स्टूडेंट अगर आपका MD कैट के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज स्टिल अ डिज़ायर इन द स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेजेस। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि उसके बाद 8,000 हमारे पास टोटल सीट्स हैं इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में, दोनों को मिला के, पब्लिक प्राइवेट दोनों को मिला के 3,000 के करीब पब्लिक में है, कोई 5,000 के करीब जो है वो प्राइवेट में है, और कोई 1,000 के करीब जो है वो 1,200 के करीब डेंटल में है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पब्लिक की जो आपने मेरिट की जो बात की, पब्लिक सेक्टर का मेरिट वहीं पे क्लोज हो रहा है, वही 92, 93 पे आके वहीं पे क्लोज हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। तो हमें दोनों को पहले तो हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, दोनों को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब हम आते हैं ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए भी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चूँकि अभी आए, पिछले 20 सालों के अंदर अंदर सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए, अब उसमें मसला क्या आ रहा है? अब उसमें मसला ये आ रहा है कि इस वक्त आपकी ओवरऑल जो सोसाइटी की इस वक्त जो कंडीशन है, जो आपकी इकोनॉमी की कंडीशन है। अच्छा, शुरू में लोग जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ गए भी और सारी चीज़ें हुई। अब ओवरऑल आपको हर साइड पे एक स्लम्प नज़र आ रहा है। अच्छा, उसी स्लम्प के तहत अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो कोई आप कह लें कि तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान उसकी फ़ीस है। ऐसा ही है। अच्छा, अब वो जो फ़ीस है वो डेफिनेटली वो अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम अब क्या है कि क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी फ़ीस कम कर लें? अच्छा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी डायलेमा है यहाँ पे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब कि हम बड़ा ना 1 मिनट से पहले हम कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज इतनी फ़ीस चार्ज कर रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज की जगह पे आप होके देखें कि आपके रेगुलेटर्स आपको कहते हैं जी 26 पे तुम्हारा AC, 27 पे तुम्हारा AC चल रहा है, इसको 20 पे चलना चाहिए। फलां चीज़ तुम्हारी लैब है, ये इस तरह से इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, आपके पास इतने मैनिकन्स होने चाहिए, इतना लैब इक्विपमेंट होना चाहिए, केमिकल्स होना चाहिए, एक एक चीज़ के लिए। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब वो ये कहता है कि हमें कम से कम भाई इतना तो करने दें, और रेगुलेटर जाहिर है कि सर पे तलवार लेके खड़े हुए हैं
वो कहते हैं कि हम क्वालिटी एश्योरेंस पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कि शुरू से हमारे, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, हमारे यूएसए में, यूरोप में, हर जगह पे, मिडल ईस्ट में हमारे डॉक्टर्स की बहरहाल एक रिस्पेक्ट थी, है और आज के दिन तक है। कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन तक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का इस सारे मसले का हल क्या है ना, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोगों के पास जाने के बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि 1.5 करोड़ डजंट मेक सेंस कि अगर आप एक बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं और 1.5 करोड़ पे आप पे कर रहे हैं उसके लिए, डजंट मेक सेंस टू मी। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर उसमें क्या है, अब वो 1.5 करोड़, वो बात आपकी सही है कि 1.5 करोड़ उसमें हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन है। एक तो यह है कि आप दबा दें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को और आप उसे कहें कि जी आप अपने पैसे कम कर लें। नेचुरली क्या होगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जब आप उसके वो फी कट करेंगे, नेचुरली क्वालिटी डाउन होगी। अच्छा, क्वालिटी डाउन होगी, अल्टीमेटली आपके फिर ये बर्डन बनेंगे, ये जो स्टूडेंट्स होंगे, ये जो डॉक्टर्स होंगे, ये कल को फिर आप और मैं बैठ के बात कर रहे होंगे कि जी ये क्वालिटी ग्रेजुएट्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हल लेकिन सॉरी, मैं सर जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो आइडिया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबकी बात नहीं कर रही, बट मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी देखे हैं कि अगर आप मैरिट पे नहीं है, दे हैव अ कोटा सिस्टम, जिसके अंदर वो एक बच्चे को, अभी आप करोड़ की बात कर रहे हैं, मेरे टाइम के ऊपर 50-60 लाख रुपए में एक डेंटिस्ट निकल आता था एक डेंटल कॉलेज से। तो वो यही होता था जी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, जो कि मेरिट इतने हाई है, आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल रहा है, पैसे दें और आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये वाला भी तो आइडिया पहले रहा है। अच्छा, नहीं देखिए, वो पहले डोनेशंस वाला और पहले वो सिलसिला चलता था। हाँ। अभी तो अब ये हुआ है कि हर चीज़ यूएचएस ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कहा कि हम मेरिट डिटरमिन करेंगे, ओके, हम लिस्ट बनाएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, हम सिंपली कॉलेज को लिस्ट भेज देंगे। ठीक है। कॉलेज का रोल ये है कि वो सिंपली उन स्टूडेंट्स को एडमिट कर ले, उनको एक्सेप्ट कर ले, दैट्स इट। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किसी कॉलेज का कोई रोल यूएचएस ने छोड़ा ही नहीं है। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात में पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। जी, आप करें। कि अब होता क्या है कि अब एक तो सोल्यूशन ये है कि जी आप उसे कहें कॉलेज से कि जी आप 1.5 करोड़ से कम आप कर 50 लें लाख और वो क्वालिटी डाउन हो और वो जाए। क्वालिटी डाउन हो, वो मसले का हल नहीं है। दूसरा हल क्या है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा गैप है इस वक्त पब्लिक सेक्टर में। इस वक्त आपके सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो आपकी 25 करोड़ की आबादी है, उसको कैटर करने के लिए काफ़ी नहीं है। अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर ने दरमियान में आना था तो ये मसला हल होना था। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अभी अरबाब इख्तियार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो, और हमारी पीएमडीसी और ये सारे लोग जितने जो हैं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये हाथ पकड़ें और उनको ये सपोर्ट दें। उनको अगर ये सपोर्ट देते हैं, किसी हद तक स्टूडेंट सब्सिडाइज होगा, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। सरकारी जो आपके जो इतना खर्चा आता है, इन पे इतना खर्चा नहीं आ रहा। आप उसकी कैलकुलेशन तो करके देखें, किंग एडवर्ड के ग्रेजुएट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। वो तो चूंकि स्टूडेंट की जेब से नहीं जा रहा, तो हम में से किसी को एहसास नहीं हो रहा कि वो कितना खर्चा हो रहा है। हकीकत ये है कि स्टूडेंट पे इतना खर्चा आता है और ये वर्ल्ड वाइड आता है। आप अमेरिका में एडमिशन ले लें, आप यूरोप में एडमिशन ले लें, आप देखें आपके सारे लोग जो ओवरसीज हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ठीक है, लेकिन सर वो बाहर जाके करते हैं। सर वो बाहर जाके करते हैं, सब बाहर जाके करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है एडमिशन का। ठीक है। और लेकिन उसमें मेरा एक पॉइंट ये भी है कि आपको लगता है कि ये तो सारी प्राइवेट और इसकी सेक्टर है, दूसरी जानिब जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे जो डॉक्टर्स के मसाइल हैं, आए रोज़ हम देखते हैं कोई ना कोई स्ट्राइक चल रही है, कोई ना कोई इश्यूज चल रहे हैं, सैलरी से लेके इंटर्नशिप से लेकर दीगर प्रोग्राम्स पे, ये भी एक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, जब पेरेंट्स देखते हैं ना, जब बच्चे देखते हैं तो बच्चे ये देखते हैं कि मैं अभी इतने पैसे लगाऊंगा और कल को जब मैं जॉब मार्केट में जाऊंगा तो मेरे लिए 50,000 की, 70,000 की, लाख रुपए की मैक्सिमम, ये भी मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, वो जॉब जो है वो दैट इज़ वेटिंग फॉर मी। जबकि मैं या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हम 2-2.5 लाख रुपए एक महीने के हम स्पेंड कर रहे हैं डिग्री के ऊपर। तो डेफिनेटली उसका वो भी एक फैक्टर आया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनली डिमांड हमारे डॉक्टर की आज भी है, इंटरनेशनल रिकग्निशन आज भी हमारे डॉक्टर की है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को नीचे ना जाने दें। अभी तक समहाउ थैंक्स टू यूएचएस और पीएमडीसी, इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब उसमें हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इन्होंने रेगुलेट किया हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ रेगुलेशन से बात नहीं बनेगी। इनको फर्दर मैं समझता हूँ कि स्ट्रिंजेंट होना भी पड़ेगा और यही मसले का हल है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड प्रोफेसर साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से टू स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अगर ये रुझान कम भी है, और जाहिर है प्राइवेट सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी की भी आपने बात की है, तो
कुछ भी आप कहना चाहें। मैं ये कहूँगा कि रुझान कम नहीं हुआ, रुझान आज भी मेडिकल साइंसेज का उतना ही है जितना था। ठीक है, आज भी एमडी कैट में अपीयर होने वाला, एक्चुअली आपको रुझान की जब आप बात करें, जब आप ट्रेंड की बात करते हो तो ट्रेंड आपका पता चलता है कि कितने लोग टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, ना कि इस चीज पे कि कितने लोग एडमिट हुए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जो एडमिट हो रहे हैं उसके वेरियस अदर फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। ट्रेंड आज भी है और मैं ये कहूँगा कि इस फील्ड जैसा फील्ड आज भी नहीं है। और देखें, जब तक आखिरी ह्यूमन बीइंग जिंदा है ना, ये फील्ड कहीं नहीं जाने वाला। एब्सोल्युटली आई एग्री। ये फील्ड, और फिर दूसरी बात ये कि हम ये कहते हैं जी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ये हो गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह से एक्सपोनेंशियली आपकी आबादी बढ़ रही है, आपके डॉक्टर्स उस तरह से उसको कैटर नहीं कर पा रहे हैं। आप तो लाहौर में बैठ के बातें कर रहे हैं, रूरल एरिया में जाके तो देखें, वहाँ पे तो सूरत हाल इससे भी बुरी है क्योंकि यहाँ से डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब के प्रोफेसर साहब के मुताबिक ये चीज़ें, रुझान कम नहीं हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जो पब्लिक सेक्टर है उसके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कम हो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी समाव कहीं ना कहीं हेल्प देने के लिए स्टेट को किरदार अदा करना पड़ेगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान में जी सड़कों पर होने वाले हादसा सिर्फ एक ट्रैफिक का मसला नहीं है, बल्कि एक संजीदा समाजी और इंतजामी चैलेंज भी है, जहां पर हर साल हज़ारों कीमती जानें ज़ाया होती हैं। बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद हो, तवील सफ़र हो, तेज़ रफ्तारी हो, फिर ट्रैफिक कवानीन से लाइलमी इस मसले को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऐसे हालात में जी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस वो इदारा है जो ना सिर्फ कानून नाफिज कर रहा है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी हो, डेटा हो, आपकी निगरानी हो और अवामी जो अवेयरनेस है उसके ज़रिए हादसात को प्रिवेंट करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन क्या हमारे पास जो मौजूदा वसाइल हैं, हिकमत अमली है, टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर में बढ़ते हुए जो ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं या दबाव को हम मौसर तरीके से संभालने के लिए काफ़ी हैं? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मसरूर आलम कोलाची साहब, जो कि DIG ऑपरेशन है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आपने पाकिस्तान में बड़े अच्छे ट्रेंड्स को सेट किया है, प्रोफेशनल पुलिसिंग हो, डिसिप्लिन हो। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों के लिए भी चैलेंजेस है और अवामी अवेयरनेस को लेकर आप लोगों की कौन सी कैंपेन्स हैं जो अभी तक बड़ी हेल्पफुल साबित हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया अर्मला, आप लोगों का मौका दिया आप लोगों ने हमें। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो वर्किंग है और जो कारकर्दगी है उसकी अक्कासी करने का। तो बेशक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो 1997 में क़याम पजीर हुई और 2000 में हमने हाईवेज पर फिर अपनी अमलदारी शुरू की, तो तब से एक मोटरवे पुलिस ने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट में और ट्रैफिक डिसिप्लिन में एक जिद्दत लाई है और एक चेंज लाया है। हमारी मिसाल को देख के बाद में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, पंजाब ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने वार्डन्स का सिस्टम शुरू किया। और इस हवाले से चूंकि आजकल जदीद दौर है और इसमें जहां ट्रैफिक का वॉल्यूम और लोड बढ़ रहा है, नकलो हरकत बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है। और इन्हीं चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए मोटरवे पुलिस भी अपनी जिद्दत ला रही है अपनी मैनेजमेंट में। जैसा कि पहले हमने ही स्पीड चेक करने के लिए पहले कैमरा मुतारिफ करवाए, अब हम ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ताउन से हम मोटरवेज पर इंशाल्लाह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक स्पीड चेकिंग और वायोलेशन जो है वो उसमें हो सकेगी। इसके अलावा जो आप कैंपेन्स की बात कर रही हैं, तो अमलदारी को बेहतर करने के लिए जैसे ओवरलोडिंग बहुत होती थी हमारे मुल्क में और जिससे रोड तबाह होते थे, तो पिछले 1.5-2 साल से नेशनल हाईवे ने गुड्स ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं उन पे सख्ती से अमलदारी शुरू की हुई है, जिससे बहुत ये ट्रेंड कम हुआ है और रोडों की कंडीशन बेहतर हुई है। ये कुछ इक़दामात हैं। अच्छा मसूद साहब, हमें ये भी बताइएगा, जाहिर है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आप जिक्र करें, अब जब मोटरवे पे भी जा रहे हैं, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी में या आवाम की सहूलत के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो लोग अवेल कर सकते हैं?
जी, मोटरवे पुलिस चूंकि 24 घंटे रोडों पे नकलो हरकत चलती है, तो हमारी हेल्पलाइन 130 सबसे पहले वो ऐसी लाइफलाइन है जो कि पैसेंजर्स को मुश्किल में और मदद की सूरत में मुहैया होती है। और इसके अलावा हम लोगों को जो जिनकी कोई गाड़ियां खराब हो जाती हैं रोड पे, कोई रिपेयर वर्क रिक्वायर्ड है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर या जिसकी भी कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी रसाई मुमकिन बनाते हैं आवाम तक। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं, रात का टाइम हो दिन का टाइम हो, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऐसे मुश्किल हालात में। हम लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए मौसम की आगाही, रोडों के जो स्टेटस है कि बंद है या खुला हुआ है या कंजेशन की क्या सूरत हाल है, ये हम इतला देते हैं। हमारा एफएम रेडियो 95 24 घंटे चलता है, जिसके जरिए लोगों को मालूमात, ट्रैफिक के बाबत आगाही, और सोशल मीडिया पे भी हम हैं, तमाम नेटवर्क्स पे सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी अवेयरनेस लोगों में पैदा करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इस तरह से बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मसरूर आलम साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है अब हादसात की तादाद भी हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि ट्रैफिक हादसात में बहुत सारे लोगों की कीमती जानों का नुकसान होता है। तो आई बिलीव इसके लिए भी इकदाम करना और इस बात को मेक श्योर करना कि हादसात में कमी हो, इस हवाले से क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं? जी अरमला, आपने जैसे कहा कि हादसात एक इंतहाई अहम हसास मामला है, और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तो बुनियादी जिम्मेदारी ही वो इकदाम करना है जिससे हादसात में कमी हो। तो इसमें हम हर वक्त इसको जेर नज़र रखते हैं। हमारी रोड सेफ्टी कैंपेन्स चल रही होती हैं, सख्त से सख्त एनफोर्समेंट करते हैं वायोलेशंस पे। और इसके अलावा जैसे आजकल हमने ये जो हमारे मिनिस्टर साहब अब्दुल अलीम खान साहब की खास हिदायत पर हमने ओवर स्पीडिंग, जो कि एक ट्रेंड बनता जा रहा था मोटरवे पर, 150 किलोमीटर पर घंटा से भी ज्यादा गाड़ियां जो खास तौर पे प्राडोज, लैंड क्रूजर्स और रेंज रोवर्स, तो हमने बाकायदा, अब पहले सिर्फ टिकट देते थे वायोलेशन का, अब हम उसमें एफआईआर दर्ज करते हैं, क्योंकि कानून में ये मौजूद है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग और अपनी जान या किसी दूसरे की जान खतरे में डालेगा, तो उसके खिलाफ 279 ताज़ीरात पाकिस्तान का पर्चा हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। तो वो हम कर रहे हैं। हमने तकरीबन 10 माह में 2500 एफआईआर की हैं, और इस एक कदम से ओवर स्पीडिंग पे, मोटरवे पे, ट्रैफिक डिसिप्लिन में बहुत बेहतरी आई है। तो इसके अलावा जो जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं, डिफरेंट कैंपेन्स हम स्टार्ट करते रहते हैं ताकि बेहतरी आए। और एएलसीआर का, जैसे मैंने आपको बताया, गुड्स ट्रांसपोर्ट की करते हैं। पीएसवी जो बसेज हैं, सबसे ज्यादा हमारा फोकस हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वजारत की तरफ से यही है कि चूंकि जो बसेज हैं उसमें आम एक बस में 50-50 मुसाफिर होता है, और उन तमाम की जान जो है वो एट स्टेक होती है। तो हमने पूरा एक मैनेजमेंट, पीएसवी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिसमें उनकी डिजिटल चेकिंग, उनकी फिजिकल चेकिंग और उनकी मॉनिटरिंग डैश कैम के जरिए, ट्रैकर्स के जरिए, उनकी ओवर स्पीडिंग, उनकी अदरवाइज जो वायोलेशंस हैं, इस पे हम नजर रखे हुए हैं। तो इनसे बहुत बेहतरी आ रही है, ट्रैफिक डिसिप्लिन में और हादसात में कमी हो रही है। सर, ये तो आपने जो लैंड क्रूजर्स और ये ओवर स्पीडिंग वाला मामला, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि एफआईआर होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग खुद तो खतरे में जाते ही हैं। आई बिलीव कि मोटरवेज के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अच्छा सर, मैं क्योंकि चाहूँगी कि आपने खुद भी कहा कि अवामी हेल्प या अवाम की हेल्प के लिए मोटरवे का बड़ा जो कह लें रिस्पॉन्स टाइम या एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा है। तो आई बिलीव कि अगर कोई मोटरवे के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है या किसी शहरी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लोगों का नॉर्मली रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है उसमें? जी मैडम, इसमें ऐसे है कि चूंकि हमारी हाईवे पे राउंड द क्लॉक प्रेजेंस मौजूद है, और हर 10 किलोमीटर में हमारी एक गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा। तो जैसे ही हेल्पलाइन 130 यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, हमें जैसे ही एक्सेस इतला मौसूल होती है, हम मुतलका जो करीबी से करीबी व्हीकल है उसको इंटीमेट करते हैं कि फलां लोकेशन पे आपने पहुंचना है। तो नॉर्मली 3 से 4 मिनट, और अगर कहीं गाड़ी थोड़ी दूर है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंच जाती है।
और फिर वट एवर इज नीडेड और नीडफुल इज टू बी डन वो होता है। कोई रिपेयर वर्कशॉप रिक्वायर्ड होती है वो हम बुला के देते हैं, कोई इसके अलावा मदद की ज़रूरत है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको मज़ीद भी हम अपने हेल्पलाइन 130 को स्टेट ऑफ द आर्ट कर रहे हैं, इसको मौजूदा तकाज़ों के उमंगों के हिसाब से इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इससे और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इन द एंड सर, हमारे प्लेटफॉर्म से अवामी अवेयरनेस के लिए लोगों को आप कोई भी मैसेज देना चाहें? जी ज़रूर, आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए मेरा आवाम से यही इल्तिजा है कि ट्रैफिक जो कवानीन है वो इंसान की और पैसेंजर जो ड्राइवर है या पैसेंजर्स हैं उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, इसमें किसी हुकूमत को या किसी महकमे को फ़ायदा नहीं है। अगर कानून की पासदारी की जाएगी तो जान भी महफूज रहेगी और माल भी महफूज रहेगा। और इस नज़रिए के साथ अगर हम ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करेंगे तो ट्रैफिक डिसिप्लिन भी बेहतर होगा और नुकसान का अजाला भी किया जा सकेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मसरूर आलम कोलाची साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, DIG ऑपरेशन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। आवाम के लिए मोटरवे पुलिस किस तरह से काम कर रही है वो बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बसंत के हवाले से हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। बसंत लाहौर के एक कल्चर का हिस्सा है, एक बड़ा रोशन और दिलकश हिस्सा रहा है। और ये जश्न सिर्फ पतंगबाजी की हद तक नहीं बल्कि सामा हमारी रिवायत हो, कलर्स हो, म्यूज़िक हो और शहरी ज़िंदगी की वो एक खुशगवार रूह की अलामत भी समझा जाता है। और शहर लाहौर में एक बार फिर अपने कदीम त्यौहार की खुशी में रंगीन होने वाला है और एक दहाई बाद लाहौर की फ़िज़ाओं में फिर बसंत आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि बसंत पर आयद पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और ये फैसला ना सिर्फ शहर की सकाफती शनाख्त को दोबारा ज़िंदा करे बल्कि लाहौर की तारीखी रिवायत की बात करें, शहरी ज़िंदगी एक फेस्टिविटी का जो एलिमेंट है वो दोबारा से लेकर आ रहा है। अब इसको दोबारा से हिस्सा बनाना हमारी रिवायत का और इंतज़ामी तौर पर भी जो इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि इसे महफूज और एक डिसिप्लिन या मुनज़्ज़म तरीके से मनाया जाए। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको अपडेट भी करें, लेकिन आज हम इसके कल्चरल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे और इसके रिवाइवल पे भी बात करेंगे और कैसे हम इसको एक सेफ फेस्टिवल के तौर के ऊपर सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त कामरान लाशारी साहब मौजूद है, फॉर्मर DG वॉल सिटी, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। शुक्रिया जी, थैंक्स यू। लाशारी साहब, बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है और हम लोगों ने बहुत पहले आई बिलीव कि इसको एक्सपीरियंस किया था। अब ये दोबारा से रिवाइव होने वाला है, तो आई रियली वांट कि आप इस पे अपना कमेंट दें, क्योंकि आपने लाहौर को रंगीन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। मेरा तो यूँ लगता है जी, एक ख्वाब जो है वो अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया है। मुझे नहीं लगता था कि अब कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो ये फ़ैसला कर पाएगी, लेकिन ये बहुत ही पुरमसरत खुश आइंद बात है और बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला है हुकूमत पंजाब का बसंत की रिवाइवल, क्योंकि ये किसी एक तबके को या किसी एक मौके की बात नहीं है। ये तो एक 800-700 साल पुराना हमारा एक रवायत है और लाहौर की मट्टी से जुड़ी हुई है। पंजाब के साथ इसका एक ख़ास वो रिश्ता है। बहार की आमद पर हर तरफ, हर खेत और हर शहर में खुशी की लहर दौड़ना, और वक्त के साथ लाहौर में जैसा ये बन चुका था फेस्टिवल, इस तरह का फेस्टिवल मैं कहता हूँ अब पाकिस्तान के तमाम फेस्टिवल तराजू की एक तरफ डाल दें और इसको एक तरफ रख दें तो इसका पलड़ा बहुत भारी है। इकॉनमी वाइज, टूरिज़म वाइज और पार्टिसिपेशन, एक आम जो शख्स है, चाहे वो पान वाला है, चाहे वो कोई टायर वाला लड़का है, वो हर शख्स इसमें शामिल होता है। लड़के, लड़कियां, औरतें, जिन्होंने नहीं भी इसमें हिस्सा लेना होता, वो भी आंटियां जो हैं वो भी फैशन के तौर पे भी वो, क्योंकि मुकाबला लग जाता है, वो तुम कहीं गई, तुम उधर पहुंची, मैं किस किस हवेली पर, किस किस जगह पर, किस छत पर। तो ये जो एक माशरे में एक जज्बा, शौक़ और मिलनसारी और मेहमानदारी और
खुशी, ये बहुत कम हमारे फेस्टिवल्स में ऐसी लहर दौड़ती है। सो ये इसको बरकरार रहना चाहिए और हम सबको इतनी जिम्मेदारी से इसको संभालना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ हुकूमत पर फ़र्ज़ है और उसने बहुत मेहनत की है, मैं उन कमेटियों का हिस्सा रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिससे ये फिर वापस ख़राबी में चली जाए। लेकिन ये अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। हर शख्स, हर शहरी ने जिम्मेदारी का सबूत देना है और अपने इस विरसे को बचाना है। आई सो अग्री विद दैट कि हम somehow हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसमें अपना रोल अदा करना है। लाशारी साहब, आपने भी खुद भी बात की कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा फेस्टिवल होता था, एंड आई बिलीव कि हमने इतना इसका पीक एक्सपीरियंस किया है कि बाहर अब्रॉड से लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आ रहे हैं। आपकी जो यादें इस फेस्टिवल के साथ जुड़ी हैं, आई बिलीव कि आपने इसमें एफर्ट तो बहुत ज़्यादा पुट की है, बट एक पर्सनल मेमोरीज भी होती हैं somehow, जैसे आपने सेलिब्रेट किया। हाउ वाज दैट? मैं आपको बताऊं, इस पर इतना प्रेशर आता था। कई दफ़ा ये सवाल अपने आप से करता हूं कि मैंने बहुत, जाहिर है हर गवर्नमेंट सर्वेंट गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, तो बहुत प्रेशर लाइफ में देखे हैं, स्ट्रेस देखे हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट प्रेशर वाज टू डील विद द इनविटेशन कार्ड्स ऑफ द बसंत। वो जैसे लोग मेरे पीछे लगते थे और गिला शिकवा, रोब, दबदबा, जैसे पंजाबी में तड़ी कहते हैं, वो एक कार्ड के लिए मुझे यूँ लगता था मैं मेज़ के नीचे घुस जाऊं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था हर किसी को खुश करना। फिर आम दावत में तो आप मियाँ बीवी को बुला लेते हैं, इधर वो कहते हैं नहीं जी बच्चों के भी आगे जो रिश्तेदार हैं, पुप्पी, चाची, मामा, वो पता नहीं 20-20 लोग एक एक घर के जो हैं वो सो ये मुझे तो ये याद है कि लाहौर की सड़कें, लाहौर की छतें, लाहौर के जितने होटल्स हैं, जितने पार्क्स हैं, जितनी जगह हैं, वो एक अजीब उसमें एक खुशी की और रौनक की लहर होती थी, और वो वापस आई है। ये सबको मुबारक हो और खुदा करे कि ये महफूज तरीके से, आसान तरीके से चले। ये इसमें जितने एम्बेसडर्स थे, मैं आपको बताऊं, आज वैसे हम बड़े खुश होते हैं 1-2 एम्बेसडर शहर में आ जाते हैं, वो रुलते फिरते थे, वो खुद सेल्फ इन्वाइटेड होते थे कि जी हमें बताएं। 25, 30, 50 एम्बेसडर एक वक्त में लाहौर में घूम रहे होते थे, और उसके अलावा सिख हजरात, इधर से दुबई, यूएई, उधर से अमेरिका से लोगों ने प्रोग्राम बनाया होता था कि हमने बसंत के साथ अपनी छुट्टियां मनानी है। सो और ये हर घर और पूरा शहर जो है, इट बिकम्स लाइक वन फैमिली। मुझे जो तबकाती किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उनका वो मज़ा नहीं है। इसमें इट कट्स थ्रू ऑल एजेस, ऑल इनकम लेवल, all sexes, all kinds of people, and everybody, it seemed they just gel into one family. ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। इससे सोशल ट्रेनिंग होती है, इससे मजाज बदलता है, इससे एक माहौल बनता है आपस में, एक यगानगत, मोहब्बत, रवादारी, जो कि अब नापेद होती जा रही है। हम गम, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और इनटॉलरेंस में इतने आगे चले गए, क्योंकि जब तक आप लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, रिक्रिएशन नहीं देंगे, एंटरटेनमेंट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। इसको सिर्फ हंसी खुशी और ऐसे ही समझेंगे डोल धमाका है, नहीं। इससे पूरा शहर का, पूरे लोगों का, आपकी अंदरूनी कैफियत का जो मजाज है वो बदलता है और वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। सो सबको बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त सर। अभी आप जिस वर्ल्ड सिटी अंदरून लाहौर का हम जिक्र करते हैं हमेशा, जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन हम हमेशा जिक्र करते हैं, यू हैव बीन रियली यू नो अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू दैट लाइट्स एंड रौनक एंड एवरीथिंग। उस अंदरून लाहौर के अंदर इस वक्त लाखों के रेंट्स के ऊपर छतें मिल रही हैं और डोरी और फिर बहुत महंगी तैयारियां चल रही है वहाँ पे। इसमें भी मैं चाहूँगी आप ज़रा कमेंट करें कि अंदरून की जो बसंतें हैं या वहाँ पे जो फेस्टिविटी है वो लोगों के लिए अब ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अंदरून में मज़ा ही और है।
ये वाकई ये तो रूफ टॉप्स की खेल है, जहाँ रूफ टॉप्स जुड़े होते हैं घर से, वरना और भी शहरों में, हमारे मुल्क में भी ये होती है, इंडिया में, दुनिया में भी, साहिलों पे भी होती। लेकिन जो ये बसंत है, ये आमने सामने पेचा लड़ाने का, एक दूसरे को देखकर बो काटा की आवाज़ें लगाने का और शोर मचाने का, और वो एक पूरा माहौल जब आप छत पर होते हैं तो 1 मिलियन पीपल, मैं अब ये 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वुड कम ऑन द रूफ टॉप एट वन टाइम। अब तो शायद ये इससे दुगना हो जाए। तो ये कोई आम सा फेस्टिवल नहीं है। सो इसमें एक बहुत ही मज़े का माहौल बनता है। और ये देखिए, जो आम आदमी है, जो हमारे अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं, कितने बड़े दिल के लोग हैं। वो मैंने नहीं सुना किसी ने कभी अपनी छत पर आने से किसी को मना किया हो, आप चले जाएं, वो फिर भी आओ जी, आओ बैठो जी, साढ़े नल खाओ जी, मौज मेला करो जी। वो ये बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। ये गर्म जोशी, ये वलवला, ये सबको जी आया नू कहना और उसमें शामिल करना। और मुझे ये भी देखकर बड़ा मज़ा आता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, उमरा, बड़े कोठियों और बैंक बैलेंस वाले, वो तरसते फिर रहे हैं कि यार कोई दस दियो सानू कित्थे जाना है, छत मिल जाए। वो तो वो छतें, आम लोगों की छतें ढूंढ रहे हैं। और उधर क्योंकि इसका अभी तक वो सिस्टम नहीं है कि आप खरीद सकें कोई इनविटेशन, तो एंड येट इट बिकम्स एन ओपन इनविटेशन टू द होल सिटी। सर, आपकी क्या तैयारी है बसंत को लेकर? लाशारी साहब, आपने क्या तैयारी की है, आप ये बताएं। मैंने जी बस ये तैयारी की है कि मैंने अपने शहर को, लोगों को देखना है और खुश होना है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी मैंने तजर्बा करके देख लिया है, वो दूसरों को खुश देखना जो है। ये मेला इसलिए मेला होता है कि आप सबको खुश देख रहे होते हैं। तो ये सो आई वांट टू सी दैट माय सिटी, माय पीपल, एवरीबॉडी laughing, enjoying and behaving in a disciplined and a responsible manner. ये जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, वो एक टमाटरों का ही फेस्टिवल ऐसा है, कोई को खरबूजे का है। एक दफ़ा मैं अमेरिका में चला गया वाटरमेलन शो देखने, वो मैं गया तो तरबूज बल्कि दवाना साढ़े मुल्क च सड़क ते पिया रहिंदा, कोई वेखदा भी नहीं है। वाटरमेलन शो क्या होगा? लेकिन वो किस तरह मनाते हैं अपने एक फेस्टिवल को, ये कमाल है। तो सो हमें भी इसमें मुझे वो रमक नज़र आती है बहुत ज़्यादा। इसमें वो गुंजाइश क्या, बल्कि करके हमने दिखाया कि दुनिया भर का इट वाज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल। और अगर ये रवायत कायम रही और ये मतवातर होती रही, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम किया है, फैसला किया है। इसमें मीडिया, जुडिशरी, एवरीबडी ऑल्सो एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और एक जाविये से, एक नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट अ वेरी सेफ बसंत। ये इसमें हर किसी को अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर डीजी वॉल सिटी। और बसंत की फेस्टिविटी के हवाले से ऑब्वियसली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, और पंजाब हुकूमत की इसमें बड़ी एफर्ट मौजूद है कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े अभी तक जो डिसिप्लिन और बड़े तरीके के साथ मैनेज करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ये जो 3 दिन है, 6, 7 and 8 फरवरी, ये बसंत के लिए, पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, लाहौर के लोगों के लिए, आई होप कि ये इतना सेफ तरीके से हो कि आइंदा आने वाले कई सालों हम इस बसंत को सेलिब्रेट करें और इस फेस्टिवल को जो कि रिवाइव होने जा रहा है एक बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुझे लगता है जब भी कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक डिस्कस होता है ना, उसमें कोई ना कोई मेरे रिलेटेबिलिटी बहुत निकलती है। आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको दिन भर ये सोच आती रहती है कि वो अब क्या खाएंगे, अगला खाना कब होगा, अभी खाया है मगर फिर भी कुछ और खाने का दिल कर रहा होता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि अभी एक खाना आपके आगे पड़ा हुआ है, आप उसको खा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच होती है कि अगले टाइम आपको खाना क्या मिलेगा, आप क्या खाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो
तो ये फूड नॉइज़ हो सकती है, मगर ये एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग बार बार खाने की तरफ जाता है, चाहे जिसको वाकई आपकी बॉडी को ज़रूरत है, भूख नहीं भी है, लेकिन जो फूड नॉइज़ है ना, ये आमतौर पर भूख या इमोशन से इसका ताल्लुक होता है, क्योंकि इसमें खाने के ख्यालात आपके ख़त्म नहीं हो रहे होते। इसके पीछे फास्ट फूड हो, मीठा हो, कम प्रोटीन हो, फाइबर वाली जो डाइट है, फिर हमारा जो इरेगुलर सा पैटर्न होता है, फिर नींद की कमी है, बहुत सारे फैक्टर्स है, ज़हनी दबाव है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ये जो खाने की वीडियोस देखते रहते हैं, हमारे आगे फूड वीडियोस आ रही होती है, फिर मायरीन कहते हैं कि सख्त डाइटिंग और बार बार ख़ुद को जो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को खाने से, ये भी इस कैफियत को बढ़ा देते हैं। तो आज हमने इस पर बात करनी है। तहमीना यासिर साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाएं। तहमीना साहिबा, ये फूड नॉइज़ जो है ना, बहुत सारे लोगों का मसला है आजकल। हमें तो हर वक्त खाने का ख्याल आ जाता है, खाना भूख लगी है नहीं, लेकिन नई चीज़ ट्राई करनी है, नई जगह जाना है, अगला खाना क्या होगा, ये क्यों होता है? देखिए, जब हम इसके हवाले से आज सोच रहे हैं कि ये बार बार हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारी हैबिट बन गई है, हमारे जहन की हैबिट बन गई है। और जहन की हैबिट विद टाइम बनती है। जहन की हैबिट सिर्फ एक चीज़ से बनती है, जब रेपिटेशन होती है, जब हमारा जहन बार बार सोचता है, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देता है और फिर उसमें इमोशंस अटैच हो जाते हैं। जब इमोशंस अटैच होते हैं तो हम कहते हैं न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी आपने खाना खाया और खाने के साथ डोपामीन हाई हुआ और आपको बहुत ही मज़ा आया, आपका जहन उसके ऊपर फिर दोबारा वही खाने के लिए उसकी तलब डालेगा। तो ये चीज़ होती है जब हमारी हैबिट डेवलप हो रही होती है। और यही हैबिट जो है, जब लोग उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर वो कई दफ़ा उसकी वजह से स्ट्रेस्ड भी हो रहे हों तो भी वो खा रहे होते हैं। उसकी वजह से कोई भी इमोशनल इशू हो वो तब भी खा रहे होते हैं, इसलिए कि दे कांट रेजिस्ट इट। उन्हें ये नहीं समझ आती कि इसके लिए विल पावर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपके अपने जहन को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। और हमें तो अच्छा, ये तो तहमीना साहिब हमें रियलाइज़ ही नहीं होता ना कि हमारी ये हैबिट है। हमें तो लग रहा है बस हमें शौक है, हम फूडी हैं। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई कि हम तो फूडी है भाई, हमें तो खाना है खाना। लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, ये तो नहीं है। फिर स्ट्रेस ईटिंग आपने भी जो जिक्र किया, तो हमें आइडिया कैसे हो कि ये जो हमारा पैटर्न है ये दूसरी साइड पे नेगेटिव वे में जा रहा है, आगे हमारी हैबिट डेवलप हो रही है, इसको हमें वहीं पे स्टॉप करना है। रियलाइजेशन कब हो? हाँ, रियलाइजेशन जो है ये तब होती है जब हम अपने हर एक्ट पर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बेसिकली ये काम हमें हर हवाले से करना चाहिए। दिन में एक दफ़ा बैठ कर सोचें कि ये वाला काम मैंने किस सोच के तहत किया। बेसिकली अगर आप फिज़िकल नीड पर खाना खाते हैं या आप इमोशनल नीड पर खाना खाते हैं, ये डिफरेंस अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो खाना खाया था 1 घंटा पहले और अब मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, दैट मीन्स दिस इज़ माई इमोशनल नीड। तो इमोशनल नीड जो है वो फिर हमें बताती है कि ये मेरी हैबिट बन रही है। और हैबिट बनने से आपको बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब ज़्यादा खाते हैं तो वेट इंक्रीज़ होगा। आपको खाकर भी थोड़ी देर बाद दोबारा से क्रेविंग शुरू हो जाएगी। यानी आपको पता चलेगा कि अब पहले मैं एक खाना खाती थी, उसके बाद थोड़ा दिल करता था, मैं कोई और चीज़ लेती थी, ठीक हो जाती थी। अब क्या हो रहा है कि खाने के बाद कोई और चीज़ ली, मुझे अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा मेरा दिल कर रहा है। दिन में आपके मील्स बढ़ना शुरू हो गए, आपका इनटेक बढ़ना शुरू हो गया। तो ये आपको फिर बताता है कि येस, दिस इज़ द टाइम कि आप इस पर गौर करें और देखें कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसको कि मैं फेस कर रही हूँ। अच्छा, ये नॉर्मली कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है तहमीना साहिबा, या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोगों को या बच्चों में भी ये चीज़ होती है और हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते, या कोई ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं इस चीज़ को? देखिए, एज रेलेवेंट तो ये नहीं होता है। एज कोई भी हो, उसमें आप इस जो फूड नॉइज़ है ये आपको तंग कर सकती है, इसलिए कि हमारी बेसिक नीड्स में से एक फूड है और फूड के साथ हमारी जो टंग है वो टेस्ट को बताती है। तो जब टेस्ट हमें कोई अच्छा लगता है और उसकी वजह से हमारा डोपामीन आया होता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, तो वो फिर उसकी तरफ उसके अर्ज उठती है कि हाँ मुझे ये दोबारा चाहिए।
ठीक है ना। ये चीज़ जो है ना एज स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स देखें, मोस्टली हम कहते हैं कि जब फूड नॉइज़ है, एक है कि फूडी हैं, फूडी मीन्स कि मेरा दिल करता है मैं अच्छा खाना खाऊं, मज़े का खाऊं, मेरी पसंद का, उस जगह से खाऊं, वहाँ से हाँ, खाऊं। नई जगह ट्राई ठीक है करना, ना। बिल्कुल। तो ये फूडी होना जो है ना, उसमें इंसान ये नहीं होता कि वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और वो कह रहा है कि बस अब मुझे चाहे मैं मोटा हो रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा है, मैंने ये खाना ही खाना है। उसमें ये नहीं होता। जब फूड नॉइज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जहन जो है इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है फूड के लिए कि आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी, हम कहते हैं प्री फ्रंटल लोब की एक्टिविटी हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है, यानी स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं ना कार्टिसोल, वो हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो सोच के हमने डिसीजन लेने हैं, डिसाइड करना है, उसके बजाय इम्पल्सिव एक्टिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो जब इम्पल्सिव एक्टिविटी होती है तो इसका मतलब है कि मेरे सामने कोई चीज़ आई तो आई कांट रेजिस्ट इट, मुझे इमेज भी कोई कायम हो गया, मुझे कोई टेस्ट भी किसी चीज़ का आ गया तो आई कांट रेजिस्ट इट। तो वो होता है टाइम जब हमें पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कोई भी चीज़ आपको इमोशनली डिस्ट्रेस दे रही है, इमोशनली प्रॉब्लम दे रही है, देन देयर इज़ अ चांस कि आपको फूड नॉइज़ शुरू हो जाए या आप इस हवाले से आपका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोपिंग मैकेनिज्म होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को अगर स्ट्रेस या एंजाइटी हुई तो वो समझते हैं कि हम खाना खा लेंगे, मंचिंग कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, और बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा। हाँ, और इससे कम होता है लेकिन उस वक्त पे कम होता है। यानी क्या होता है कि जब स्ट्रेस हाई हुआ और जब आप मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है ना वो कोलैप्स करने लगता है, वो अपना सर्वाइवल मोड होता है उसको ऑन कर लेता है। उसका मतलब है कि अब ब्रेन कह रहा है कि अब मुझे बचना है, मैं कैसे बचूं, मुझे एनर्जी लेवल बढ़ाना है, मैं कुछ मैं तो चॉकलेट खाती हूँ, अगर मुझे लग रहा है मैं डाउन हूँ या मुझे कोई मेरी एनर्जी लो है तो आई ईट अ चॉकलेट। हाँ, तो ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है ना। हमें पता होता है कि ये मैं खाऊंगी तो मेरे एनर्जी लेवल अप होगा और मैं बेहतर फील करूंगी। हम इसी तरह से कई नए कोपिंग मैकेनिज्म्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसलिए कि ये अगर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कभी कभार खाना और बात है, दिन में एक दफ़ा कुछ ले लिया, 2 दफ़ा ले लिया, जो फूड नॉइज़ है वो तो 24 घंटे चल रही है। और 24 घंटे जब वो चल रही है तो एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। यानी आप वो खा भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, मंचिंग कर रहे हैं, कभी इधर गए चिप्स पकड़ लिए, इधर गए कोई फल ले लिया, इधर गए कोई टॉफ़ी ले ली। तो बेसिकली ये चीज़ जो होती है ना, ये हमने इसको हैंडल करना होता है। और उसके लिए जो है हमें ये समझना है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी इम्पल्सिविटी को बढ़ाता है और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि आप ये सब करते हैं। तो फिर आप जब इससे कंट्रोल डेवलप कर लेंगे तो आप इम्पल्सिव नहीं होंगे, आप अपनी पसंद से बहुत कुछ खा सकते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म हम कैसे स्विच कर सकते हैं कि हम ईटिंग की तरफ ना जाए, हम उसको कोप अप करने के लिए कोई ऐसे जेनेरिक्स अगर आप हमें सजेस्ट कर सकें? देखिए, एक बेहतरीन चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि रेजिस्ट नहीं करना। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को मजबूर नहीं करना कि मैंने नहीं खाना, रोकना नहीं है खुद को। ठीक है, बिल्कुल। बिहेवियरली आप क्या कर सकते हो, आप सपोज आपने अपना नोट किया कि मैं सारे दिन में 4-6 दफ़ा इस तरह से मेरी जो नॉइज़ है फूड की वो मुझे पुश करती है कि मैं कुछ खाऊं, तो आपने उसमें डिलेज करना शुरू कर दिए। यानी नॉइज़ आपकी जो है वो आपको कह रही है कुछ खाओ और आप कहते हो मैं आधे घंटे बाद लूँगी। छोटे छोटे डिलेज जो होते हैं ना, ये हम कहते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यानी एक सोच आई और उस पर अमल किया, उसके बीच में जब गैप बढ़ता है तो हमारी हैबिट ख़त्म होती है। ये हैबिट को ख़त्म करने का तरीका होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि फूड नॉइज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए हमारी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं बताती हूँ। आपको सोच आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये खाऊं, आप फ़ौरन उसको लेबल लगा दें। आप कहें कि अच्छा ये मेरी इमोशनल नीड है या कि फ़िज़िकल नीड है। आप कहते हैं ये तो इमोशनल नीड है। जितनी देर में आपको उसको लेबल लगाने में लगाएंगे आपकी वो नीड सप्रेस होना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह से हम एक कॉग्निटिव डिफ्यूजन की टेक्निक होती है, वो बड़ी हेल्पफुल होती है। वो भी सिंपल सी है, हर इंसान छोटा सा उसका स्टेप कर सकता है कि आपको थॉट आई कि मेरा दिल कर रहा है मैं ये कुछ खाऊं, तो आपने उसको थोड़ा सा चेंज किया और बेहतर तरीके से कैसे बोला, मेरे जहन में ये सोच आ रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये खाऊं। सो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस कि मेरे जहन में एक सोच आ रही है, यानी कि ये नहीं है कि आई एम ऑब्सेस्ड विद इट,
मेरे जहन में एक सोच आ रही है कि मैं ये खाऊं। तो इस तरह से ना हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली हम उनके ऊपर जब प्रैक्टिस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हुआ था तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलता है और हम अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्द हजरात में, ये बताएं। देखिए इस वक्त पे अगर हम कोई रिसर्चेस वगैरह को चेक करें तो ख़वातीन ज़्यादा इसकी तरफ होती हैं। उसकी भी मेन वजह ये होती है कि हमारी ख़वातीन की ट्रेनिंग जो होती है वो इमोशंस में ज़्यादा हुई होती है। दे आर द इमोशनल पीपल। तो इमोशंस जब ज़्यादा होंगी तो आप इमोशनल ईटिंग भी करेंगे, स्ट्रेस ईटिंग भी करेंगे, फिर आपका आउटलेट नहीं है, यू आर डिपेंडेंट मोस्टली। तो डिपेंडेंट है तो आप किसी अपना जो तकलीफ़ आ रही है उसको आप निकाल नहीं सकते हो। निकाल नहीं सकते तो आप कोपिंग करोगे किस तरह से? मैं कुछ खा लेती हूँ। खाना सबसे आसान है, फ्रिज खोला निकाला खा लिया अब तो ऑर्डर किया और खा लिया। तो ये सबसे ईजी कोपिंग मैकेनिज़्म है। लेकिन इसके अलावा हम बेहतरीन कोपिंग मैकेनिज़्म जो होता है ना, हम कहते हैं आप एक्सरसाइज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप मेडिटेशन करें, आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स करें। ये आपके कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना, ये आपको हेल्दी भी रखते हैं और आपको डोपामीन जो आपका मिलता है ना आपको खाने पीने से, वो इससे भी बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोपिंग को समझें, अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, जानना शुरू करें कि मैं करती क्या हूँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम जो आती है वो किस तरीके से आती है। जब हम अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो फिर सोल्यूशन हम ढूंढ लेते हैं। और हम अगर थेरेपी ले लें तो उसमें सोल्यूशन हमारे पास, हमें तो पता होता है, हम पैटर्न्स को देखकर हम फौरन। तो आपके लिए इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास आते हैं लोग थेरेपी के लिए? देखिए इस प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे फूड नॉइज़ है तो इसके साथ हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। उसमें बुलिमिया है, उसमें एनोरेक्सिया है, उसमें बहुत से और डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं ये डिप्रेशन के साथ भी होते हैं। कोई शख्स डिप्रेशन के साथ आया और ओबेसिटी उसमें नज़र आ रही है, हमने उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, पता चला कि ये तो स्ट्रेस्ड ईटिंग भी करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो बस मेरा दिल करता है मैं रात को कुछ ऑर्डर करूं और खाऊं। तो वो चीज़ जो है वो हमें पता चलती है, हम उसके पूरा असेसमेंट करते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बुलिमिया हो रहा होता है उनका, या एनोरेक्सिया हो रहा होता है, यानी बेसिकली वो खाना पीना छोड़ देते हैं। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बॉडी का इशू होता है। कई लोग इस वजह से भी उनकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है कि दे हैव नेगेटिव इमेज ऑफ देयर बॉडी, कि मेरी बॉडी जो है वो जैसा मैं चाहती हूँ वैसी नहीं है, तो मुझे नहीं खाना पीना, मुझे छोड़ देना, मैंने सेलेक्टिव हो जाना, मैंने सिर्फ ये वेजिटेबल्स लेनी है और मैंने स्टार्व कराना है अपने आप को ताकि मेरी बॉडी मेरे हिसाब से हो। उसके लिए भी वो हर वक्त सोचते रहते हैं मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। इर्द गिर्द वाले पुश करेंगे, दे विल नॉट एग्री ऑन दैट। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जब होना शुरू हो जाएं, ये तो इसके साथ तो फिर ख़ास तौर पे लोग फिर भागते हैं कि हमें सोल्यूशन मिले। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे अगर बच्चे हों तो वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो obese हो गया है, या बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, या खाता है और जाके वॉमिट कर देता है। ये भी बहुत सारे, हाँ बिल्कुल आई एग्री। क्योंकि बच्चों को बुली भी होते हैं ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और उनको कहा जाता है, बॉडी शेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच तमीना साहिबा, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन, मज़ा आया मुझे इस कॉन्वर्सेशन का। आई बिलीव कि ये ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में और अपने पैटर्न्स में नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब आई रिमेंबर कि हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि कोई आपको कह रहा है कि मुझे खाना खाना है या मुझे अगला मील क्या होगा, अगला खाना कब खाओगी, ये हमें देखने में बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियोज में लीड कर सकती हैं। सो तमीना यासिर हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर नफ्सियात, बड़ी अच्छी उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी हैं। आई होप हेल्पफुल रही होंगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले हम आपको फूड नॉइज़ की बात बता रहे थे कि आपने कम खाना है और आप अपनी जो हर वक्त खाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब हमने आपको कहना है कि आप खाएं, लेकिन आप फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मगर बदकिस्मती से हमारी रोज़मर्रा खुराक के अंदर या हमारी डाइट के अंदर जो फाइबर का इस्तेमाल है वो मुसलसल कम हो रहा है। फाइबर आपके
इम्यूनिटी को या समहाउ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यूनिटी तो नहीं, उसको दुरुस्त रखता है, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी उम्र है, उसमें भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखा है इसका। रिसर्चेस बताती हैं कि फ़ाइबर से जो भरपूर ग़िज़ाएँ हैं वो आपकी आंतों के लिए भी नहायत मुफीद, बैक्टीरिया को मजबूत बनाती हैं, जिससे आंत और दिमाग का जो ताल्लुक़ है वो बेहतर होता है। और फिर साथ साथ माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 30 ग्राम फ़ाइबर दिल की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो और डायमेंशिया के ख़तरात को भी कम कर सकता है, मगर ज़्यादातर अफराद जो हैं इस क्वांटिटी में भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो आज हम फ़ाइबर सोर्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ाइबर सोर्स हैं और इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एमन फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद है, हमारे ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एमन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। एमन, ये जो फाइबर बेसिकली होता क्या है और हम ज़रा इसके सोर्सेस पे बात करते हैं, देन हम इसका कम ज़्यादा इस्तेमाल पे भी आते हैं। अच्छा, फ़ाइबर बेसिकली 2 टाइप्स हैं इसकी, सॉल्युबल फ़ाइबर और इनसॉल्युबल फ़ाइबर, और ये ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। और उसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ, जिस तरह आपने बताया, क्योंकि हम देखते हैं गट ब्रेन कनेक्शन एक हमारा बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, जो कि हमें फ़ाइबर से बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिलते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और ओल्ड एज के साथ जिस तरह डिमेंशिया और इस तरह की कोग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी डिक्लाइन करती हैं, तो अगर आपका फ़ाइबर का इंटेक अच्छा है डाइट में, तो आप ओवरऑल उस चीज़ से भी बच सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैंने जिस तरह बताया कि 2 टाइप्स हैं, सॉल्युबल फ़ाइबर, इनसॉल्युबल फ़ाइबर। इनसॉल्युबल फ़ाइबर वो होता है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाता है, तो उसके भी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, स्पेसिफिकली जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और 30 ग्राम्स फ़ाइबर डेली रिकमेंडेशन है एक एडल्ट के लिए। सोर्सेज में आप होल व्हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है, जिस तरह ओट्स वगैरह हो गए। उसके अलावा आप लेंटल्स वगैरह, दालों वगैरह का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जौ का दलिया इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपके जो नट्स हैं, जो आपके सीड्स हैं, वो कंज्यूम करें, तो उससे आपको एक अच्छा फुलफिलिंग 30 ग्राम्स फ़ाइबर का इंटेक मिल जाएगा डेली ईज़िली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एमन, हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, या जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट क्या है मिनिमम कि आपने रोज़ाना अपने, अगर आप 2 मील ले रहे हैं या 3 मील ले रहे हैं, उसमें कितनी क्वांटिटी फ़ाइबर की होनी चाहिए? अच्छा, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स पे चले गए हैं कि हम प्रोसेस फूड्स ले लें, टाइम कम है तो जो इजी टू कुक चीज़ें हैं हमारे पास, हम देखते नहीं हैं कि उसमें क्या क्या नुकसान है, कितनी प्रोसेस्ड क्वालिटी है। बट ये है कि टाइम कम है, शॉर्टकट है, प्रोसेस चीज़ें हैं, रेडी इंस्टेंट जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली प्रोसेस चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें एज सच फ़ाइबर का कोई इंटेक नहीं जा रहा होता बॉडी में। बट अगर हम डेली बेसिस पे रोटी भी कंज्यूम कर रहे हैं और साथ चलें, अगर आपकी प्रोसेस चीज़ों का इंटेक है भी थोड़ा बहुत, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए, तो आप एटलीस्ट अपनी डेली बेसिस में सीड्स या कुछ नट्स का इंटेक रखें। तो जिस तरह आपने कहा है कि हम किस तरह इसको कवर अप कर सकते हैं, अगर हम सिंपल चिया सीड्स या इस तरह की फ़ाइबर रिच सीड्स कंजम्पशन करें, तो अगर हम 2 टेबलस्पून्स भी ले रहे हैं ना डेली के एट ए टाइम, तो हमें आराम से 10 ग्राम फ़ाइबर एक मील के साथ मिल जाएगा। और स्टिल अगर आप बेड टाइम पे कोई ल्यूकवार्म ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, कोई डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें आप इसबगोल हस्क यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, 20 ग्राम्स ये हो गया। बाकी 10 ग्राम्स अगर आप रोटी वगैरह, कुछ नट्स वगैरह, कुछ स्नैकिंग वगैरह, कोई चिक पीस का स्नैक ले रहे हैं, पॉपकॉर्न्स वगैरह, तो वो भी आपका आराम से 30 ग्राम्स फ़ाइबर पूरा हो जाता है। 30 ग्राम्स सफिशेंट होता है? सफिशेंट है एडल्ट्स में। अच्छा, बाकी आपने जो चिया सीड्स की बात की एमन, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस है, और आई टोटली रिकमेंडेड बिकॉज चिया सीड्स आर द गेम चेंजर फॉर मी। बिकॉज अगर आप सुबह निहार मुँह उसको ले रहे हैं, इज इट राइट कि आप निहार मुँह ले सकते हैं? यस, निहार मुँह आप बिल्कुल ले सकते हो। कोशिश करो कि उसका बेनिफिट तब होता है जब आप ल्यूकवार्म किसी कंसिस्टेंसी में कंज्यूम कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो स्मूदीज और ड्रिंक्स में और ठंडे वो मशरूबात के अंदर आपको चिया और सीड्स इस तरह मिलते हैं। लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ल्यूकवार्म में लोगे, एक तो आपका फाइबर, कॉन्स्टिपेशन का मसला, उसके अलावा आपका कैल्शियम बहुत अच्छा बॉडी में चला जाएगा, और उसके अलावा जो अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और मैंने वेट लॉस के दौरान क्या था, एंड आई रिमेंबर कि आपने अगर सुबह ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 1 टेबलस्पून भी चिया सीड्स ले लिया, आपके गट के लिए और आपके गट के लिए ओवरऑल बड़ा अच्छा वो रहा है, बड़ा फुलफिलिंग फील करते हो, आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहती है पूरा दिन। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम बच्चों के लिए, ज़ाहिर है ये तो हमने समहाउ एडल्ट्स का जिक्र
किया कि 30 ग्राम सफिशेंट होता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और इस तरह की चीज़ों पे भी हैं और मंचिंग, उनके लिए हम रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते अच्छा, 1 से 5 साल के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली अगर वो एडल्ट की जिस तरह 30 ग्राम्स है तो उनके लिए 14-15 ग्राम्स भी इनफ होती है। और उसमें ये होता है कि अगर कोई बच्चा फ्रूट वगैरह ले रहा है तो कोशिश करें कि जिनका आप पील इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलके के साथ खाने वाले फल, जिस तरह एप्पल हो गया, और अब आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है तो उसमें जो फाइबर वाला पार्ट है, जो वाइट पील इनसाइड होता है, वो हम लोग पील आउट कर देते हैं। तो कोशिश करें कि उनका वो वाला, उन्हें ऐसी आदत डेवलप करें तो वो वाला भी आपका फाइबर का सोर्स है बच्चों के लिए। तो वो चीज़ें वो कंज्यूम करें, और रोटी वगैरह ख़ास तौर पे बच्चों को दें इंस्टेड ऑफ के वो ब्रेड। अगर ब्रेड पसंद भी करते हैं तो मल्टीग्रेन ऑप्शंस की तरफ जाएं, जिसमें नेचुरली थोड़ा बहुत फाइबर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस चीज़ों के थ्रू फाइबर ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, बिकॉज रोटी भी एक फाइबर का सोर्स है, लेकिन समहाउ हम उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं। हमें खाना अच्छा लग रहा हो तो हम एक से ज़्यादा रोटी भी खा लेते हैं। सो व्हाट यू रिकमेंड कि जो पोर्शन कंट्रोल के साथ फाइबर इनटेक है और आपके न्यूट्रिएंट्स का पूरा होना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके फाइबर का इंटेक करेंगे तो एक तो वही है कि आपका वेट लॉस भी, हेल्दी वेट लॉस जिसे हम कहते हैं, वो भी बड़ा इजीली हो जाएगा। कोई आपको आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी ब्रेन की एक्टिवनेस बहुत अच्छी रहेगी, आपको वीकनेस या लेथार्जिक फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए हम समटाइम्स फाइबर के साथ प्रोबायोटिक्स का इंटेक भी करवाते हैं, ताकि एक ओवरऑल गट को हम पूरा हर तरह से कवर अप दे रहे हों, ताकि अगर वेट लॉस हो भी रहा है तो इस तरह के कोई इश्यूज़ ना आए जो जीआई ट्रैक पे आपके इफ़ेक्ट करें। तो अगर आप मल्टीग्रेन रोटी भी ले रहे हो तो ऑब्वियसली 6 to 8 ग्राम्स रिकमेंडेड होती है पर मील के हिसाब से। बाकी पर्सन टू पर्सन कैलोरीज के अकॉर्डिंग आप उसको स्विच कम ज़्यादा कर सकते हो, और चीट मील्स में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी कर सकते हो। बट अगर आप फाइबर के साथ ले रहे हो तो आप ओवरऑल ही फुलफिल फील करोगे, और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होंगी खाने की ना, क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी फाइबर मौजूद है। तो वो जो आपको बार बार भूख लगना और तो बहुत ये जिन ज़्यादा डाइट्स में कहते थे रोटी नहीं खानी, आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी, वो फिर इसका मतलब समहाउ नुकसानदेह तो है ऑब्वियसली। अच्छा, एक अर्मिला बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप कितने टाइम तक किसी को रोटी छुड़वा दोगे। वाकई रोटी छोड़ना कितना मुश्किल है। एग्जैक्टली, पराठा ना खाओ तो जिंदगी क्या है आपने। पाकिस्तान का स्टेपल फूड ही रोटी है ना। तो वो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, वो राइस भी खा लेते हैं, वो पिज्ज़ास भी खाते हैं, रोटी नहीं खाई हमने। तो वो एक माइंडसेट ऐसा है कि आप वो लॉन्ग टर्म नहीं छुड़वा सकते, और एज अ डाइटिशियन मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करती कि आप रोटी छुड़वा दो। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करें, और आप ब्राउन्स की तरफ आ जाएं, आप ब्राउन राइस, एग्जैक्टली, आप होल व्हीट की तरफ, आप मल्टीग्रेन की तरफ आ जाओ और पोर्शन कंट्रोल करके खा लो, कोई इशू नहीं है। रोटी छोड़ना, रोटी के बगैर तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप रोटी के बगैर कितना अरसा रह सकते हैं। चावल भी अगर आपने खाने तो ब्राउन राइस खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। पोर्शन कंट्रोल करके और उसको साथ सब्स्टिट्यूट करके, साथ मील पूरा एक प्रॉपर बना के, उसमें आप मीट का भी पोर्शन, सैलड का भी, और थोड़े से राइस आप ले सकते हो मॉडरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच एमन। इन द एंड कुछ क्विकली मैसेज देना चाहें आप हमारे प्लेटफॉर्म से? हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग और स्ट्रिक्ट डाइटिंग में ना जाएं। आप जो खा रहे हैं उसी को अपनी मॉडरेशन में कंज्यूम करें, अपना पोर्शन कंट्रोल करें, और हर फूड ग्रुप्स में से खाएं, तो आपको ओवरऑल हेल्थ में कोई एसेट इफेक्ट नहीं आएगा। जो ऑब्वियसली हाँ, अनटिल और अनलेस आपको कोई डिजीज़ है, कोई स्पेसिफिकेशन है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, तो उसमें आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाएं। अदरवाइज सिंपल आप अपना थोड़ा सा कैलोरी काउंट देख के पोर्शन कंट्रोल करके हर फूड ग्रुप्स में से इनटेक करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच एमन, बहुत शुक्रिया। एमन फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। फाइबर आपकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसमें, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, तो उसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।